काली अपनी दैनिक दिनचर्या को निभाने के लिए सुबह अपने बिस्तर से उठती है और आंगन में जाकर अंगड़ाई लेती हुई गांव की ताज़ी हवा का अनुभव लेने लगती है। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि कई दिन बाद उसे एक अजीब से चैन और सुकून का अनुभव हो रहा था। काली चमकते सूरज को अपनी आंखों के सामने देखकर कहती है, आज की सुबह कितनी सुकून भरी है। गांव में भी शांति है। सच में ऐसी शांति के लिए ये काली एक क्या 100 गुनहगारों से भी अकेले भिड़ जाएगी। काली गांव की ताज़ी सुबह का आनंद ले रही थी तो वहीं उसके पड़ोस के घर से तीनों नील, नितिन, मुकेश उसको एकटक देखे जा रहे थे। इतने में खुद काली की नजर उन पर जाती है और वो अपने आप से कहती है, आज ये तीनों बेवकूफ भी मुझे अच्छे दिख रहे हैं। इस सुहानी सुबह की बात ही कुछ और है। आज पड़ोसी होने के नाते इनसे जरा अच्छे से बात कर लूं। नील, नितिन, मुकेश काली के खुद से उन्हें बुलाने को लेकर बहुत खुश थे कि पल भर में उसके सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं और उसको अपनी मुस्कान की चमक दिखाते हुए कहते हैं, अरे ताली, आज लगता है तुम बहुत अच्छे मूड में हो। तुमने हमें तुत्ते अपने पास बुलाया है। पता नहीं काली, नितिन ने तुमसे क्या बोला, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया। पता नहीं मैंने इन तीनों को यहाँ क्यों ही बुलाया। इससे पहले कि ये मेरी सुनहरी सुबह पर गोबर का उपला फेंक दे, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो मैंने सोचा पूछ लूँ कि भाग्य आंटी कैसी है। मुझे उनको धन्यवाद भी देना था ना कि उन्होंने मेरी व्रत रखने में मदद की और छठी मैया की कृपा से माँ की हालत में भी सुधार है। बुखार है? अरे काली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमको बुखार है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेके चल रहा हूँ, चलो। अरे भाई, बुताल नहीं तुदाल। उधार? नहीं नहीं, मैं तुझे और उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। तू उधार लेकर पैसे ही वापस कहाँ करता है? मुकेश इतना बोलकर नितिन से लड़ने लगता है और नील उनको ताके जा रहा था, जिसके बाद काली मौका पाकर वहाँ से खिसक जाती है और घर में जाकर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर कुछ देर में घर से निकल जाती है। खेतों के रास्ते से स्कूल जाती काली को खेतों में लहराती सरसों देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद उसे खेतों के बीच कुछ लोग बैठे नजर आते हैं और वो खुद से कहती है, ये खेतों के बीच सुबह सुबह कौन बैठा है? दूर से तो बस एक लाल दुपट्टा नजर आ रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए क्या कि वहाँ कौन है। काली ये सोचकर वहाँ जाती है कि तभी खेतों में बैठे लोग उसे देखकर भाग जाते हैं, जिसके बाद काली भी अपने स्कूल पढ़ाने के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि आखिर सुबह सुबह वो लोग कौन थे जो खेतों में बैठे हुए थे और उसको देखकर भाग गए। तभी काली का ध्यान तोड़ते हुए स्कूल की एक लड़की कहती है, टीचर, आपको सब काली क्यों बोलते हैं? आपका रंग काला है इसीलिए? हाँ भी और नहीं भी। मतलब टीचर जी, मैं समझी नहीं। मतलब देखो, मेरी माँ जो कि देवी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनका खुद का नाम दुर्गा था और जब मेरा और मेरी बहन का जन्म हुआ तो हम दोनों के रंग में बहुत अंतर था। मेरी बहन दूध सी गोरी थी तो मैं काली, इसलिए माँ ने हम दोनों के नाम भी हमारे रंग और रूप के अनुसार रख दिए। अच्छा, तो ये बात है। मतलब आप काली माता का रूप हो टीचर जी। इसका मतलब आप सभी बुरा करने वालों को सजा देती हैं। नहीं बेटा, मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है। मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन काली माता सब देखती है। वो बुरा करने वालों को सजा खुद देती है। अब बहुत बातें हो गई, चलो कक्षा में जाओ। जी टीचर जी। काली अब अपना ध्यान इधर उधर की बातों से हटाकर बच्चों को पढ़ाने में लगाती है। आधे दिन के स्कूल के बाद जब काली घर जाने के लिए वापस से खेतों का रास्ता चुनती है तो इस बार वो उसे जाते हुए खेतों के बीच में किसी की आवाज आती है। तुम समझते क्यों नहीं हो विनोद? अगर किसी ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम जानते हो ना? हाँ रानो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बाप वो तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये पता होते हुए भी हम कैसे चुप रहे हैं? लेकिन तुम जो कह रहे हो वो हम नहीं करेंगे। हम इस गांव को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं भाग सकते। रानो आगे कुछ बोलती तभी उन दोनों के सामने काली आकर खड़ी हो जाती है और काली को देखकर विनोद और रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घबराते हुए काली से कहते हैं, काली दीदी, आप दीदी आप किसी को मत बताइएगा। तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या बातें चल रही हैं तुम्हारे बीच, सब बताओ मुझे। दीदी, पहले आप हमसे वादा करो कि आप किसी को कुछ नहीं बताओगी कि आपने हमको यहाँ देखा रानू के साथ, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बताओ।
हम बताते हैं दीदी, मैं और विनोद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप तो जानती ही हो ना कि एक गांव में रहने वाले दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी शादी कभी नहीं होगी। बस इसीलिए हम दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। और दीदी, रानो के पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? हम रानो को किसी और के नहीं होते देख सकते, इसीलिए हमने इससे कहा कि चलो ये गांव छोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन ये मना कर रही है। सही कर रही है वो। विनोद, भागना किसी समस्या का हल नहीं होता और तुम दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया, प्यार किया है। तुम दोनों भाई बहन नहीं हो, बस एक ही गांव में रहते हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। एक बार अपने घर वालों से बात करो, मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर समझेंगे। नहीं दीदी, वो हमें नहीं समझेंगे, उल्टा हमें घर में बंद करके हमारी शादी कर देंगे किसी भी इंसान से और हमको इस गांव से हमेशा के लिए दूर भेज देंगे। रानो बिल्कुल ठीक कह रही है। सुनो मेरी बात, एक बार तुम दोनों अपने घर वालों से बात करो। अगर उन्होंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कोशिश करनी पड़ेगी। काली की बातें समझते हुए रानो और विनोद एक बार फिर अपने अपने घर वालों से बात करने के लिए मान जाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। काली भी घर आकर बिस्तर पर आराम करते हुए सोचती है, इस गांव में जैसे लोग बसे हैं उस हिसाब से तो उन दोनों के माता पिता नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी जिन्होंने जन्म दिया है उनके ऊपर भरोसा रख के बात तो करनी ही बनती है। भगवान, मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन दोनों को जरूर उनकी खुशी देना। काली अपना आधा दिन भी आराम करने में और घर के कामों में निकाल देती है। अगली सुबह जब काली खेतों के रास्ते वापस स्कूल जा रही थी तो उसे रानो और विनोद नहीं मिलते। इस बात से वो थोड़ी चिंता में आकर आगे अपने काम के लिए निकल जाती है, जहाँ स्कूल पहुंचकर वो हर्ष को वहाँ बच्चों में लड्डू बांटते देखती है। अरे वाह, आज किस खुशी में बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है। कहीं आपकी शादी तो तय नहीं होगी हर्ष जी? शादी? तुम भी ना काली, और ये लड्डू सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, उनकी टीचर के लिए भी है। लो खाओ ना। हर्ष काली को लड्डू देता है और काली उससे अपने मुंह मीठा करके उससे कहती है, अरे आखिर कारण क्या है ये लड्डू बांटने का, बताओ। वो आज मेरी माँ का जन्मदिन है। वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल कुछ न कुछ करता हूँ। इस साल इस गांव में था तो सोचा माँ के नाम से बनवाए स्कूल में ही उनका जन्मदिन मनाया जाए। बहुत अच्छा किया। देखो ना बच्चे कितने खुश हैं। क्या मुझे हर्ष से विनोद और रानो के विषय पर बात करनी चाहिए? अरे बोलते बोलते कहाँ खो गई? वो हर्ष, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? क्या? यहाँ नहीं बता सकती। क्या तुम मुझे स्कूल के बाद मेरे घर पर मिल सकते हो? काली मुझे अपने घर बुला रही है, कहीं इसे मुझसे। नहीं नहीं हर्ष, ये क्या सोच रहा है तू? कहाँ खो गए? आप आओगे? हाँ हाँ जरूर आ जाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, तुमसे तुम्हारे घर मिलूंगा। हर्ष काली से विदा लेकर बाकी के बच्चों को लड्डू बांटने लगता है, तो वहीं काली बच्चों को पढ़ाने लगती है। स्कूल का काम खत्म करके काली अपने घर जाती है, जहाँ कुछ देर बाद हर्ष अपनी गाड़ी लेकर पहुँचता है। गाड़ी की आवाज सुनकर काली घर से बाहर निकलती है, तो वहीं सामने से नील, नितिन, मुकेश ये सब देख रहे थे। तभी काली हर्ष को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, शुक्रिया हर्ष आने के लिए, अंदर आओ ना। हर्ष काली के साथ अंदर आ जाता है और घर का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर नील, नितिन, मुकेश भी भागे भागे काली के घर के बाहर आते हैं और कहते हैं, ए भगवान, ये ताली ये लत्ते थे तात दल में क्या तल रही है? तुम अपनी बकवास करते रहो। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि काली ना जाने अपने घर में उस लड़के के साथ क्या कर रही होगी। अरे भगवान, ये मेला बेला भाई दिन तीत हो गया ना। मैं समझ लूंगा ताली भी मेली हो सकती है। ए आ ओ ए ओ ओ। तीनों भाई दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़े थे, तो वहीं अंदर काली हर्ष को पानी देती हुई उससे कहती है, हर्ष, तुम्हें अजीब लगा होगा मैंने तुमको ऐसे घर पर बुलाया, लेकिन वो क्या है ना कि ये बात बाहर नहीं हो सकती थी। कहीं कोई सुन लेता तो समस्या खड़ी हो जाती। कोई नहीं काली, तुम बेझिझक बताओ क्या बात है। वो बात ये है कि गांव में एक काली हर्ष को कुछ बताती उससे पहले ही काली के दरवाजे पर खड़े नील, नितिन, मुकेश दरवाजे पर कान लगाकर बातें सुनने के चक्कर में सीधा घर के अंदर आ गिरते हैं। तुम तीनों खुद को संभालते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं और बुत बनकर काली को देखने लगते हैं। तभी हर्ष उन तीनों को देखकर कहता है, तुम तीनों तो वही हो ना जो उस दिन मुझे काली के घर के बाहर मिले थे?
जब मैं काली से मिलने आया था। तुम मिलने आए थे मुझसे? कब? अरे आया था, वो सब छोड़ो। ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने इनको भी बुलाया था क्या? मैं इन नमूनों को क्यों बुलाऊंगी? अरे ताली हम नमूने ही तई, लेकिन तुम ये बताओ लत्ते दे तात तुम अकेले दल में क्या तल रही थी? अब इन नमूनों को भी सब बताना पड़ेगा। खैर, इन पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हूँ कि ये किसी और को नहीं बताएंगे। तुम तीनों मेरी बात सुनो। तुम तीनों नहीं, तुम चारों। काली अब हर्ष के साथ साथ नील, नितिन, मुकेश को भी विनोद और रानो के बारे में सब बताती है और कहती है, मुझे इस मामले में तुम सबकी मदद चाहिए। गांव में अगर कोई एक दूसरे से प्यार करे तो क्या वो गांव वालों के डर से साथ नहीं रह सकता? इनकी सोच इतनी छोटी है कि एक ही गांव में दो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, शादी नहीं कर सकते। अरे ये तो तलातल दलत है। अरे आते तो तुम्हारी और मेरी। क्या बोले? ना जाने ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता। काली, इनको छोड़ो और सुनो। देखो, जब से मैं इस गांव में आया हूँ, मैंने इतना ही जाना है कि यहाँ के लोग रीति रिवाजों को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बात लोग समझेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हर्ष, लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। ये गलत है और गलत को होते देखकर भी मैं चुप रहूं? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ जो तमाशा देखूं। अरे भगवान तमाशा नहीं देखते, वो सही समय आने पर हमारी मदद जरूर करते हैं। मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि भगवान ने कुछ अच्छा किया हो मेरे साथ। इसलिए मेरा मानना है जो करना है वो हमें खुद ही करना होगा। अच्छा, अभी तो कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बार गांव के बड़े बुजुर्गों से बातों बातों में इस बारे में राय लेकर बताता हूँ। जब तक तुम खुद से कुछ नहीं करोगी, ठीक है? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। काली, भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस खुद से कुछ मत करना। ये ताली बाबू तो ऐसे तमदला है, रहते इतना पति हो। ये जानता नहीं है, आतिल में ताली तो मुत्ते ही तादी तले दी। अले दब्बी वो तोत के तिला तल रही है, ताती भविष्य में मुत्ते तादी तलने तिले तो ही दिक्कत ना आए। ठीक है हर्ष, अच्छा अब तुम यहाँ से जाओ, वरना रानो और विनोद के लिए लड़ते लड़ते मेरे ऊपर बात ना आ जाए। ठीक है, हम जाते हैं। ओ हेलो, तुम चलो यहाँ से। अले हाँ ताले हैं, चलो भैया बाय ताली, अपना ध्यान रखना। काली के घर से जाने के बाद हर्ष पूरी रात उसी बात के बारे में सोचता है। अगली सुबह काली जब स्कूल जाने के लिए निकलती है तो गांव के घरों में एक आदमी को लड्डू बांटते देखती है। भाग्य भी अपने घर के बाहर खड़े होकर लड्डू खा रही थी। तभी काली उसके पास जाकर उससे कहती है, भाग्या आंटी, ये किस बात के लड्डू बट रहे हैं गांव में? अरे तोहरे को कोनो खबर रहती है गांव की? ना जाने कहाँ भटकती रहती है। वो संजली बहन की बिटिया है ना रानो, उसका रिश्ता पक्का हो गया है। उसी खुशी में बांट रहे हैं ये लड्डू। मैं तो कहती हूँ तू भी कर दे हाँ शादी को। अच्छा, आपके बेटे से शादी करने के लिए? लेकिन आप जानती नहीं है क्या कि इस गांव के रिवाजों को, कि एक ही गांव के दो लोग आपस में शादी या प्रेम नहीं कर सकते। गांव के लोग मार देंगे आपको और आपके बेटों को। अरे ये बात हमरे दिमाग में काहे नहीं आई? इतनी बड़ी बात हम कैसे भूल गए? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। तू भी ना बहुत जल्दी ही देसी बम की तरह फट पड़ती है। अच्छा अब जा, हमें बहुत काम है, हम भी घर जा रहे हैं। भाग्या वहाँ से अपने घर में चली जाती है। लेकिन भाग्या की बातें सुनकर काली अपने आप से कहती है, भाग्या आंटी भी इस बात के खिलाफ नहीं जाएंगी, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन अब जल्दी ही कुछ करना होगा। रानो का रिश्ता पक्का हो गया है, ये सुनकर विनोद कुछ गलत कदम ना उठा ले। काली स्कूल से अवकाश लेकर रानो से मिलने जाती है। काली उसी गांव की थी, इसीलिए रानो की माँ संजली उसको रानो से मिलने के लिए नहीं रोकती और उसको रानो के कमरे में भेज देती है, जहाँ जाकर काली रानो को देखकर कहती है, रानो ये सब क्या हुआ? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया? तुमने अपने घर वालों से बात नहीं की क्या? काली दीदी, ये उसी बात का नतीजा है। माँ और बाबा को जब मैंने बताया कि मैं इसी गांव के एक लड़के को पसंद करती हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और अब देखो मेरी बिना मर्जी के मेरा रिश्ता तय कर दिया है और मुझे इस कमरे से बाहर जाने भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन विनोद, उसका क्या? उससे बात हुई तुम्हारी? दीदी विनोद का नाम मत लो, अभी तो मैंने बस इतना बताया था कि मैं इसी गांव के एक लड़के से बात करती हूँ तो बाबा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया।
अगर मैं बता देती कि वो लड़का विनोद है तो मेरे घर वाले उसे मार देते, इसलिए ऐसा कुछ ना हो तभी मैंने उसकी बात मान ली। कम से कम मेरे से दूर रहकर ही सही मेरा विनोद जिंदा तो रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो शांत रहेगा, कहीं वो जल्दबाजी में कुछ गलत कदम ना उठा ले। दीदी आप उसको रोको ना, देखना वो कुछ ऐसा वैसा ना करे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए अपनी जान ले सकती हूँ, लेकिन उसकी जान जाते हुए नहीं देख सकती। काली और रानो की कुछ बातें रानो के कमरे के दरवाजे पर खड़ी संजली सुन लेती है, जो अंदर आकर काली का हाथ पकड़ते हुए उसको कहती है, तू यहाँ मेरी बेटी की दोस्त बनकर आई है और उसे हमारे खिलाफ भड़का रही है। चल निकल यहाँ से, वरना पूरे गांव में शोर मचवा दूंगी कि तू मेरी बेटी को भगाने के लिए उकसा रही है। माँ छोड़ो काली दीदी को। दीदी? अरे तेरे से उम्र में छोटी है ये, और बातें देखो इसकी। चल निकल जा यहाँ से काली, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं कर रही? अरे जब उसकी खुशी किसी और के साथ है तो आप उसकी शादी जबरदस्ती क्यों करवा रही हैं? बेटी मेरी है, उसका अच्छा बुरा हम सोचेंगे। तू निकल यहाँ से। संजली काली को घर से धक्के देकर निकाल देती है और रानो को वापस से उसके कमरे में बंद करके बाहर से उससे कहती है, अब तू इस कमरे से बाहर तभी आएगी जब तेरी शादी होगी। काली रानो के घर के बाहर बेबस सी खड़ी थी और बहुत गुस्से में भी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। इतने में उसकी नजर सामने से आते विनोद पर जाती है। विनोद गुस्से में रानो के घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन काली उसको घर के पास आने से पहले ही रोक लेती है और एक शांत जगह पर ले जाकर उससे कहती है, विनोद तुम ये क्या कर रहे हो? रानो के घर जा रहे थे तुम? पागल हो? जानते भी हो क्या हो सकता था। अब जो हो जाए काली दीदी। मुझे रानो से प्यार है और मुझे ये भी पता है ये जो हो रहा है उसके घर वालों की मर्जी से हो रहा है, इसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है। हाँ जानती हूँ, मैं अभी अभी उससे मिलकर आई हूँ, लेकिन तुम समझो, तुम ऐसे सीधा उसके घर जाओगे तो तुम्हारे और उसके लिए ये बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। थोड़ा इंतजार करो और मौका देखकर बात करने जाओ, वो भी छुप कर, ना कि ऐसे खुले में, वरना तुम अपने साथ साथ रानो को भी मुसीबत में डाल दोगे। सही कह रही हैं आप काली दीदी, मैं सही समय का इंतजार करता हूँ। शुक्रिया आपने मुझे रोक लिया। विनोद काली की बात को मानकर उस वक्त के लिए वहाँ से चला जाता है। उसी शाम रानो के घर में उसकी सगाई की तैयारियां चल रही थी, तो मेहमानों की भीड़ में एक साड़ी वाली औरत घूंघट किए घर में घुस आती है और किसी तरह रानो के कमरे में जाती है और कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। ऐसी अचानक किसी को अपने कमरे में आते देखकर रानो कहती है, कौन हो आप और आपने ऐसे दरवाजा क्यों बंद किया है? रानो के बोलते ही अंदर आई वो औरत अपने चेहरे से घूंघट हटाती है और रानो उसको देखकर दौड़ती हुई आती है और उसे गले से लगा लेती है। विनोद तुम आ गए, मुझे तो लगा था कि शायद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं आता, तुम्हें भला किसी और का कैसे होने देता रानो। मैंने तुमसे प्यार किया है और अब मेरी जान भी चली जाए ना, मैं इस प्यार को निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम सही कह रहे हो, मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश करी। जब उनको मेरी खुशी की नहीं पड़ी तो मैं उनकी खुशी के लिए किसी अनजान इंसान से शादी क्यों करूं जिसे उन्होंने पसंद किया है। इसलिए विनोद मुझे यहाँ से ले चलो कहीं दूर। हाँ, अब तुम तैयार हो तो हमारे पास यही रास्ता है। ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, इसलिए हमारे यहाँ से दूर जाना ही बेहतर है। विनोद खिड़की के रास्ते रानो को वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे से रानो की माँ संजली आने को होती है, पर दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वो बहुत देर तक दरवाजा बजाती है। लेकिन रानो के दरवाजा ना खोलने पर संजली अपने पति रघुवेंद्र के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, रानो ने अपना कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। बहुत देर से खटखटा रहे हैं, खोल नहीं रही। हमको तो कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारी बिटिया ने हमारी नाक कटवाने का कोई भी काम किया ना तो सच कहते हैं जिंदा जला देंगे उसको। चलो। रघुवेंद्र दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर वो कुछ लोगों को बुलवाकर दरवाजा तोड़वा देता है और अंदर जाने पर पता चलता है कि रानो भाग चुकी है। इस बात से गुस्से में आया रघुवेंद्र अपने कुछ आदमियों को रानो को ढूंढने भेजता है। रात के अंधेरे में विनोद और रानो गांव से बाहर जाने के लिए बस अड्डे पर खड़े होते हैं, लेकिन तभी कुछ आदमी आकर दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ देर में इस बात का ढिंढोरा पूरे गांव में बच जाता है कि रघुवेंद्र की बेटी रानो अपने ही गांव के एक लड़के के साथ भाग गई है। इस बात से
पूरे गांव वाले गुस्से में आकर रघुवेंद्र के घर के सामने हल्ला मचाने लगते हैं, जिस पर रघुवेंद्र सबके सामने आकर कहता है, मुझे पता है मेरी बेटी की हरकत ने इस पूरे गांव को शर्मसार कर दिया है, इसलिए अब मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगा नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने उसे और उस लड़के को सजा दूंगा। उन दोनों को मेरे आदमियों ने पकड़ लिया है, जल्द ही गांव के चौराहे पर उन दोनों को बांध कर सजा दी जाएगी। रघुवेंद्र की ये बात गांव वालों के साथ साथ नील, नितिन, मुकेश भी सुन रहे थे, जो ये सुनकर भागे भागे काली के घर जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं, जिस पर काली कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नील, नितिन, तुम जाओ, देखो रानू और विनोद को कब तक ला रहे हैं, मैं कुछ करती हूँ। काली, तुम क्या तलने वाली हो? तुम जाओ तो मैं देखती हूँ। एक तरफ काली नील, नितिन को वहाँ से भेज देती है, तो दूसरी तरफ रानू और विनोद को गांव के चौराहे पर बांध दिया जाता है। और जब रघुवेंद्र को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जिससे प्यार करती है वो विनोद है, तो रघुवेंद्र विनोद के परिवार को भी उसी सजा देने की बात करता है। गांव वालों के डर से विनोद का परिवार भी रघुवेंद्र की बात मान जाता है, जिसके बाद सभी गांव वालों के सामने पेड़ से बंधे रानू और विनोद को देखते हुए रघुवेंद्र कहता है, इस गांव के अपराधी आप सभी के सामने हैं। इन दोनों ने एक ही गांव के होकर प्यार करने और भाग जाने की गलती करी है, इसलिए इनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि ये पूरा गांव याद रखे और दोबारा ऐसी घटना इस गांव में ना हो। इसलिए मैं इनको इसी बंधे हुए पेड़ पर जिंदा जला दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? रानू आपकी बेटी है, आपका अपना खून। थोड़ा तो सोचिए, हमारी एक ही बेटी है, उसको अपने हाथों से कैसे मार सकते हैं आप? जब मेरी बेटी मेरे घर से भागी उसी वक्त वो मेरे लिए मर गई, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए चाहे मरे, इसलिए मैं इन दोनों को अभी के अभी जला दूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए मेरी बच्ची, ऐसा मत करिए। रघुवेंद्र अपनी पत्नी की भी एक नहीं सुनता और एक जलती हुई मशाल लेकर रानू और विनोद की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसकी मशाल बुझ जाती है और एक आवाज पूरे गांव वालों को सुनाई देती है, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। नकाबपोश लड़की को देखकर सारे गांव वाले खुसुर पुसुर करने लगते हैं। एक काले लिबास में चेहरा ढके लड़की को सभी लोग घूर रहे थे। तभी काली बिजली की रफ्तार से भागती हुई गांव वालों की आंखों के सामने से पेड़ पर बंधे विनोद और रानू के पास आती है और उन्हें घेरते हुए कहती है, किसी ने भी इन दोनों को हाथ लगाया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और मैं पूछती हूँ कि आखिर इनका गुनाह क्या है? ये दोनों भाई बहन नहीं हैं, बस एक गांव में रहते हैं, तो एक गांव में रहकर प्यार करना और शादी करना कहाँ से गलत है? कब तक अपनी इस पिछड़ी सोच के साथ आप सब जिएंगे? ए लड़की, जो भी है तू, चुपचाप यहाँ से चली जा। इन दोनों ने गुनाह किया है तो उसकी सजा इन दोनों को मिलकर रहेगी, और अगर तू बीच में आई ना तो तुझे भी जिंदा जला दिया जाएगा। कोशिश करके देख लो, कहीं ये आग तुम्हारी ही चिता बनकर तुम्हारे सामने ना खड़ी हो जाए। रघुवेंद्र दोबारा मशाल जलाकर काली की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हर्ष वहाँ इंस्पेक्टर पांडे के साथ आता है और ये सब रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, कोई भी विनोद और रानू की तरफ नहीं बढ़ेगा। हर्ष की अचानक आवाज सुनकर नकाबपोश काली और सभी गांव वाले हर्ष की तरफ देखते हैं, जो कि अपने साथ इंस्पेक्टर पांडे को लेकर आया हुआ था। और इंस्पेक्टर को देखकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं, जिसके बाद हर्ष इंस्पेक्टर के साथ उनके बीच में आकर कहता है, मैं जानता था इन ओछे गांव वालों पर जो पिछड़े रीति रिवाजों का पर्दा चढ़ा है वो ऐसे नहीं हटने वाला, इसलिए मैं अपने साथ इंस्पेक्टर दांडे को लेकर आया हूँ। दांडे नहीं, पांडे। ओ हाँ, वही। मुझे पता था कि गांव वाले ऐसी कोई हरकत जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने कई लोगों से जब इस बदलाव की बात की तो उनकी सोच और बातों से मुझे अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, गांव के रिवाजों के आगे आपको अपने बच्चों की खुशी नहीं नजर आ रही? इन सब के बीच काली रानू और विनोद की रस्सियां खोल देती है और पांडे की बात सुनकर रानू कहती है, हर्ष भैया, पांडे सर, करने दीजिए इन लोगों को अपनी मनमानी। जब इनको अपनी बच्चों की खुशी नजर नहीं आ रही तो यही सही, अगर हम दोनों को जलाकर ये खुश है तो यही सही। इन लोगों ने जरा नहीं सोचा कि हमको इनके खिलाफ जाना होता तो हम कब का यहाँ से भाग जाते, लेकिन हमने घर में बताने की और इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है और अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखना भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर इन गांव वालों को मंजूर नहीं है तो ठीक है। अगर ये लोग हम दोनों को साथ जीने नहीं देंगे तो फिर हम दोनों को मार ही दो।
तुम दोनों को कोई नहीं मारेगा, समझे तुम दोनों? ये नकाबपोश लड़की सही कह रही है रानो विनोद, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे उम्र भर जेल की हवा खानी होगी। और आप सभी गांव वाले ध्यान से सुन लो, ये दोनों बच्चे बालिग हैं। अगर किसी ने भी इनको शादी करने से रोका तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। जेल की बात सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और रानो का साथ देते हुए भाग्या भी भीड़ से आगे निकलकर कहती है, सही कह रहे हो इंस्पेक्टर पांडे, और ये काले कपड़े वाली लड़की भी। अरे बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कछु नहीं होना चाहिए। मैं तो इस रिवाज के खिलाफ हूँ। सही है, अगर ये रिवाज हट गया तो मेरे बेटों में से किसी की शादी भी काली से हो पाएगी। सभी गांव वाले भाग्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए रानो और विनोद के प्यार को स्वीकारने को कहते हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं रघुवेंद्र को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बेटा मुझे माफ कर दे। मेरी छोटी सान और इस खोखले रीति रिवाजों के चक्कर में मैंने अपनी बेटी की खुशी नहीं देखी, उसे मारने को आतुर हो गया। मुझे माफ कर दे, मेरे जैसे बाप का ना होना ही ठीक है। बाबा, आपको अपनी गलती समझ आ गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कृपया कर आप मेरे और विनोद के रिश्तों को अपनी मंजूरी दे दो। मुझे अपने इस रिश्ते में आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जरूर बिटिया, अब ये बाप खुद रीति रिवाजों के साथ तुम दोनों की शादी करवाएगा और ये मेरा वादा इस पूरे गांव वालों के सामने। रानो और विनोद का मामला सुलझने पर पांडे काली के पास आता है और उससे कहता है, शुक्रिया लड़की, अगर तुम इन गांव वालों को रोक के नहीं रखती तो आज 2 मासूम जान चली जाती। वैसे तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, और तुमने अपना चेहरा इस नकाब में क्यों छुपा रखा है? वो देखिए, वो अम्मा आपको बुला रही है। कहाँ? कोई भी तो नहीं बुला रहा। अरे ये कहाँ गई? पांडे जैसे ही पलट कर देखता है तो काली वहाँ से जा चुकी थी, जिसके बाद पांडे बस उसे ढूंढता रह जाता है और आखिरकार काली ने फिर से 2 मासूम जान बचाकर 2 दिलों को एक करवा दिया था और किसी की नजरों में भी नहीं आई।